अस्सलाम वालेकुम बेटा, आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? अच्छा, रेडियो एक्टिविटी को तकरीबन हम लोगों ने देख लिया था। इसमें आज कुछ एक दो चीजें और है जिन पे मैं आपसे बात करूंगा। अच्छा, एक तो हमारे पास है कि न्यूक्लियर इक्वेशंस। एक तो चीज है वो है न्यूक्लियर इक्वेशंस। अच्छा, न्यूक्लियर इक्वेशंस में क्या है उसको थोड़ा सा देखते हैं। देखिए, न्यूक्लियर इक्वेशंस में क्या होता है, अगर मेरे पास कोई भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, सपोज एक्स है, इसका मास नंबर 40 है और प्रोटॉन नंबर जो है वो 20 है, ठीक है। अच्छा, अब हो क्या रहा है, ये स्प्लिट हुआ, मतलब ये डिसइंटीग्रेट हुआ, डिके हुआ, और इसमें से जो है वो एक अल्फा पार्टिकल इमिट हो गया। ठीक है जी, अल्फा पार्टिकल इसमें से इमिट हो गया। अच्छा, जब अल्फा पार्टिकल इमिट हुआ तो अब होगा क्या? देखिए, याद रखिएगा कि जब भी आपके पास किसी सब्सटेंस में से अल्फा पार्टिकल इमिट होता है, किसी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में से अल्फा पार्टिकल इमिट होता है, तो आपके पास मास नंबर चेंज हो जाता है। मास नंबर चेंज हो जाता है यानी ये बिल्कुल डिफरेंट एलिमेंट बन जाएगा। एक बिल्कुल डिफरेंट एलिमेंट बन जाएगा। सपोज ये कोई भी वाई एलिमेंट बन गया। अब होगा क्या, इसका जो मास नंबर है वो चेंज होके 36 हो जाएगा, और इसका जो प्रोटॉन नंबर है वो चेंज होके 18 हो जाएगा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि when one alpha particle when one alpha particle emits when one alpha particle emits, mass number reduces by 4, and proton सर ये number। एक्स और वाई एलिमेंट्स नहीं है। नहीं, ये मैंने जेनेरिक शो किया हुआ है, जेनेरिक है कोई, मतलब कुछ भी है, कोई केमिकल सिंबल नहीं लिया हुआ, ऐसी जेनेरिक शो किया है, ठीक है। तो रिड्यूस बाय 4 एंड प्रोटॉन नंबर रिड्यूसेस बाय 2। यानी जब भी अल्फा पार्टिकल इमिट होता है तो मास नंबर में से 4 कम हो जाएंगे एक अल्फा पार्टिकल की वजह से, और प्रोटॉन नंबर में से आपके पास 2 कम हो जाएंगे। अच्छा, अब ऐसा है क्या, देखें, अगर हम 36 और 4 को ऐड करें, 36 और 4 को ऐड करें तो ये 40 बन जाता है। 36 और 4 को अगर आप ऐड करेंगे तो ये 40 बन जाएगा, यानी कि ये बिल्कुल इसके बराबर आ जाता है। और अगर आप 18 और 2 को ऐड करेंगे, यानी प्रोटॉन नंबर्स को ऐड करेंगे टूटने के बाद, तो ये आपके पास 20 आ जाता है। अच्छा, ये टूट रहा है ना, तो इसको बोलेंगे पेरेंट न्यूक्लियस। और ये जो टूट के बन रहे हैं ना, इन दोनों को बोलेंगे डॉटर न्यूक्लियर। जी बेटा, हिबा बोलिए। जी, स्प्लिटिंग हो रही है, या हम ये कह सकते हैं कि एक्स जो है वो डिके कर रहा है, और डिके करके उसने अपने अंदर से एक जो है वो अल्फा पार्टिकल इमिट किया है। तो मैं यहाँ पे डिके इक्वेशंस को डील या न्यूक्लियर इक्वेशंस को डील कर रहा हूँ। अगर कोई एक्स रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है जिसका मास नंबर 40 है और प्रोटॉन नंबर 20 है, अगर इसमें से एक अल्फा पार्टिकल इमिट हो जाता है, मतलब इसमें से एक अल्फा पार्टिकल अगर इमिट हो जाता है, इसका मतलब हीलियम न्यूक्लियस इमिट हो गया, तो बचेगा क्या? हमारे पास मास नंबर विल बी रिड्यूस बाय 4 एंड प्रोटॉन नंबर विल बी रिड्यूस बाय 2। ठीक है जी, इस तरीके से ये बात बड़ी आसान सी है। अच्छा, अगर 10 अल्फा पार्टिकल निकलेंगे ना, अगर 10 निकल गए अल्फा पार्टिकल, अगर 5 निकल गए लेट से, तो अगर एक्स में से
5 अल्फा पार्टिकल्स निकल गए, 5 अल्फा पार्टिकल्स। तो भाई अगर 5 अल्फा पार्टिकल्स निकलेंगे ना 5, तो फिर आपका प्रोटॉन नंबर में से 10 कम होगा, और आपके पास जो है वो सपोज कोई टी एलिमेंट बचा है यहाँ पे ना, तो यहाँ पर क्या होगा, ये 20 कम हो जाएगा और ये आपका 10 कम हो जाएगा। यानी कि एक अल्फा पार्टिकल के निकलने से मास नंबर 4 और प्रोटॉन नंबर जो है वो 2 रिड्यूस होता है। तो 5 अल्फा पार्टिकल निकलने से मास नंबर 20 और प्रोटॉन नंबर विल बी इफेक्टेड और रिड्यूस बाय 10। ठीक हो गई बात बेटा ये वाली। अच्छा, तो अल्फा के निकलने से तो ये होता है। अच्छा, अब बीटा के निकलने से क्या होता है? अगर किसी एलिमेंट में से, मैं ऐसे ही लिख देता हूँ ना, एलिमेंट नंबर 1 में से, किसी एलिमेंट नंबर 1 में से, बेटा अगर किसी एलिमेंट नंबर 1 में से अल्फा पार्टिकल निकल जाता है, तो हमने ये सीख लिया कि आपके पास जो है वो एलिमेंट ही चेंज हो जाएगा ना, क्योंकि प्रोटॉन नंबर बदल जाता है इधर। तो ये कोई सेकंड एलिमेंट बन जाएगा जिसका मास नंबर होगा 36 और प्रोटॉन नंबर होगा इसका 18। ये बात हो गई, ठीक है। अच्छा, अब देखें, अगर किसी एलिमेंट में से बीटा निकल जाता है, अगर किसी एलिमेंट में से बीटा निकल जाता है, बीटा, बीटा क्या होता है आप लोगों को पता होना चाहिए। बीटा एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो अगर बीटा निकल जाता है तो आपके पास बचेगा क्या, कोई और एलिमेंट बन जाएगा, मास नंबर विल नॉट चेंज और प्रोटॉन नंबर विल बी इंक्रीज बाय 1। अच्छा, अब आप बोलेंगे ये इंक्रीज क्यों हुआ है, तो आप यहाँ पे देखें कि ये 40 प्लस 0 becomes 40, becomes 40, और 21 प्लस -1 becomes 20। तो इसके हेड और टेल ये बैलेंस होने चाहिए ना, तो यहाँ पे हमने एक बढ़ा दिया। अच्छा, ये भी हो सकता है कि अगर आप लेफ्ट साइड पे देखें तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो 20 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो भी 20 है, और अगर आप राइट साइड पे देखें तो यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो 21 है और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो 19 है। आप लोग देखें, ये बात आपको समझ आई कि मैंने कैसे निकाला है ये प्रोटॉन नंबर वगैरह। देखिए, प्रोटॉन नंबर तो उसको बोलते हैं ना, लेफ्ट साइड पे एलिमेंट नंबर 1 में प्रोटॉन नंबर 20 है, तो हमने 20 प्रोटॉन्स लिखे, 40 माइनस 20 किया तो न्यूट्रॉन आ गए, वो भी 20 लिख दिए। और फिर यहाँ पे जब चेक किया तो आपके पास जो है वो, तो थोड़ा सा गलत ले लिया, इधर इधर सही कर देते हैं। यहाँ पे मैंने जब देखा तो आपके पास न्यूट्रॉन आ रहे हैं 19 कम आ रहे, ठीक है जी, न्यूट्रॉन आ रहे हैं 19, 40 माइनस 21, और प्रोटॉन है हमारे पास 21। देखिए, प्रोटॉन बढ़ गया ना यहाँ पे एक, और न्यूट्रॉन एक कम हो गया। तो आप याद रखिएगा, इन बीटा emission, in beta emission mass number does not change, however proton number is increased by 1। अच्छा, अगर गैमा निकल जाता है, अगर किसी सब्सटेंस में से गैमा इजेक्ट हो जाता है, तो बेटा याद रखिएगा, गैमा के इजेक्ट होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर गैमा निकल भी गया ना तो कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, ये 40 है तो ये 40 ही रहेगा, और ये 20 है तो 20 ही रहेगा।
यानी कि नो चेंज इफ गैमा इमिट्स। नो चेंज इफ गैमा इमिट्स। बेटा अल्फा के लिए, एक अल्फा के लिए मास नंबर 4 कम होगा, प्रोटॉन नंबर 2 कम होगा। बीटा के निकलने से मास नंबर पे कोई चेंज नहीं आता, प्रोटॉन नंबर 1 बढ़ जाता है। गैमा के निकलने से ना मास नंबर पे फर्क आता है ना प्रोटॉन नंबर पे फर्क आता है, दोनों पे कोई फर्क नहीं आता। अच्छा अब आप लोग देखें, ये वाली बात आपको समझ आई यहां तक? जी बेटा बताइएगा। जुनैद सही है यहाँ पे? साथ क्लियर है बात? अजान, मोहम्मद मतीन। ओके जी, बेस्ट है। अच्छा इसके सवाल दिखाता हूँ ना यार, सवाल कैसे आता है, क्वेश्चन किस तरीके का आता है इस पे। इस पे आता है क्वेश्चन, मतलब एक है इस तरह का रीजनेबल सा टॉपिक है, क्वेश्चन तो आते हैं इसके ऊपर। थोड़े से इसके क्वेश्चन देखते हैं दो चार ना, तो थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा, फिर हम इसकी एप्लीकेशंस करते हैं और फिजन फ्यूजन और खत्म हो जाएगा रेडियो एक्टिविटी। इसके बाद हम एक इलेक्ट्रॉनिक्स का एक टॉपिक है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, वो पढ़ेंगे। उसके बाद स्पेस फिजिक्स एंड देन वील मूव टू द सेक्शन 1। अच्छा सेक्शन 1 मैंने इसलिए भी एंड के लिए छोड़ा हुआ था क्योंकि वो चैप्टर छोटे छोटे हैं, वो एक क्लास में एक चैप्टर हो जाएगा, जैसे कि मास वेट डेंसिटी है, मोमेंट है। सर हम चलो मोमेंटम भी उसी में पढ़ेंगे। जी जी एग्जैक्टली, मोमेंटम भी इसी में आएगा। बेटा ये आप सॉल्व कर सकते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 29। आप लोग खुद से इसको देख सकते हैं, थोड़ा सेल्फ इसको देखें अगर आपसे हो जाता है। वैसे तो आसान है, यूरेनियम का न्यूक्लियस है, emits an alpha particle और to become a thorium, यानी कि इसमें से निकला क्या है, अल्फा पार्टिकल निकला है ना, तो थोरियम बन गया, which then emits the beta particle to become proctanium। यानी कि यूरेनियम का जो मास लिखा हुआ है ना वो 238 है, थोड़ा सा ब्लर हो रहा है शायद। ये यूरेनियम का मास है वो 238 है और मास प्रोटॉन नंबर 92 है। तो अब ये पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द प्रोटॉन नंबर ऑफ प्रोक्टेनियम। बी, जुनैर का आंसर आया बी। आप लोग देखें बेटा, होता है आप लोगों से, तो ट्राई करें अपने एंड पे। डी आ रहा है अजान का, डी। देखिए आप लोग थोड़ा सा इजीली इसको देखें ना भाई। सबसे पहले अल्फा निकल रहा है, तो जब अल्फा निकल रहा है तो यूरेनियम का मास नंबर है 238, अल्फा निकलने के बाद थोरियम का बनेगा 234 और प्रोटॉन नंबर बनेगा थोरियम का 90, यानी कि दो कम हो जाएगा। और जब ये इसमें से बीटा निकलेगा ना तो मास नंबर अनचेंज रहेगा और प्रोटॉन नंबर एक बढ़ जाएगा। प्रोटॉन नंबर एक बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, तो बी आएगा इसका आंसर। बिल्कुल ठीक बात है, बी आएगा इसका आंसर, एग्जैक्टली बी आएगा।
देखिए समझ आया आप लोगों को? जी किरत, समझ आया आपको? अल्फा पार्टिकल होता क्या है? अल्फा पार्टिकल हीलियम न्यूक्लियस होता है, तो उसका मास नंबर 4 होता है, प्रोटॉन नंबर 2। तो इसलिए मास नंबर में से 4 कम कर दिया, प्रोटॉन नंबर में से 2 कम कर दिया। और बीटा क्या होता है? बीटा इज एन इलेक्ट्रॉन। तो इसके लिए हमने मास नंबर को अनचेंज रखा, देखें, और प्रोटॉन नंबर में 1 बढ़ा दिया। देखिए बहुत सीधी सीधी सी बात है। ठीक है, क्लियर है सबको? सही है। ये आपकी डिके इक्वेशंस कहलाती हैं, या रेडियो या न्यूक्लियर इक्वेशंस कहलाती हैं। अच्छा जी, आप लोग ये वाला करें, क्वेश्चन नंबर 6 आपसे होना चाहिए, लाजमी होना चाहिए सबसे। क्वेश्चन नंबर 6, इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू न्यूक्लियर इक्वेशन। जल्दी से बताएं, जल्दी से। गुड, ए आंसर आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। देखिए 241 में से आप कम कर देंगे ना, तो बिल्कुल सही है, 237 बनेगा, और 95 में से 2 कम कर देंगे तो ए हो जाएगा। इसके इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, मतलब आसान होते हैं, कोई खास मुश्किल नहीं है इसके अंदर। तो आप ये आसानी से उठा सकते हैं, क्वेश्चन कोई बड़ी चीज नहीं है। वेल, अब हम लोग थोड़ा सा वापस आते हैं, अपने टॉपिक को पढ़ते हैं थोड़ा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब देखिए हमारे पास जो है ना, 2 तरह के न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं। न्यूक्लियर रिएक्शंस या न्यूक्लियर रिएक्शंस की 2 टाइप्स होती हैं। न्यूक्लियर रिएक्शंस की 2 टाइप्स होती हैं। अच्छा, एक तो वो टाइप होती है जिसकी बात हम करते हैं, तो वो कहलाता है फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन। अच्छा, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। अच्छा, ये बहुत अजीब सा है यार, मतलब इसके लिए आपको याद ही करना पड़ेगा इसको ना। इसमें सवाल भी आते हैं एक दो, मैं अभी बताता हूँ आपको। देखिए, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन और एक होता है न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन। अच्छा, फिजन और फ्यूजन, स्पेल इसकी क्या करते हैं, क्या करना चाहिए? डबल एस आता है या नहीं आता है? 2 तरह के रिएक्शन होते हैं, न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है जी। तो फ्यूजन में एक ही एस है, फ्यूजन में एक है, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होता है, और न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन होता है। फिजन में डबल एस आ जाएगा। अच्छा, ये वैसे तो बड़े आसान लग रहे होते हैं, मगर जो फ्यूजन है ना, वो थोड़ा सा टेक्निकल सा है, अजीब सा। अच्छा, फ्यूजन का मतलब क्या होता है? जब 2 स्मॉल न्यूक्लियाई, न्यूक्लियर फ्यूजन का मतलब होता है व्हेन 2 स्मॉल न्यूक्लियाई सच एज हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन मर्ज, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन मर्ज टू बिकम हीलियम। फ्यूजन का मतलब होता है 2 और मोर, when 2 or more
2 और मोर स्मॉल न्यूक्लियाई। अच्छा, अब ये न्यूक्लियाई भी ना बड़ा तंग कर रहा होता है। देखें, न्यूक्लियाई प्लूरल है और न्यूक्लियस सिंगुलर है, जबकि लगता है ऐसा है कि शायद न्यूक्लियस प्लूरल होगा, क्योंकि हमारा जहन ये बना हुआ होता है कि एस और ई एस आता है तो वो चीज प्लूरल होती है, बट ये ऐसा नहीं है। 2 और मोर स्मॉल न्यूक्लियाई डिफ्यूज और join to make a large nucleus। जब दो या दो से ज्यादा स्मॉल न्यूक्लियाई डिफ्यूज होके ज्वाइन होके एक बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं, तो दैट रिएक्शन इज कॉल्ड फ्यूजन रिएक्शन। अच्छा, एक बहुत ही पते की बात आप याद रखिएगा, इट ओनली टेक्स प्लेस इन द आउटर स्पेस। ठीक है, इट डज नॉट टेक प्लेस ऑन अर्थ। इट डज नॉट टेक प्लेस it does not take place on earth। लोग ये कहते हैं सन मेक्स इट्स एनर्जी बाय फ्यूजन। साइंटिस्ट ये कहते हैं, बिलीव करते हैं, सन मेक्स इट्स एनर्जी बाय बाय दिस, यानी कि इस तरह से सन अपनी एनर्जी बना देता है। ये जो सन की हीट आ रही है ना, वो न्यूक्लियर फ्यूजन से उसकी कोर में प्रिपेयर होती है, सन की कोर में। अच्छा, अब फिजन रिएक्शन क्या होता है, इसका उल्टा है। व्हेन अ बिगर न्यूक्लियस, जब एक बड़ा न्यूक्लियस, देखिए बड़ा न्यूक्लियस टूटता इतनी आराम से नहीं है, तो बस एक बात याद रखिएगा कि इस पे न्यूट्रॉन हिट करना पड़ता है। यानी कि हम एक न्यूट्रॉन को बम्बार्ड करते हैं, यानी हिट करते हैं बड़े न्यूक्लियस पे, बिग न्यूक्लियस पे। जब हम एक न्यूट्रॉन को बम्बार्ड करते हैं, अच्छा याद करने वाली चीजें ज्यादातर, तो ये आपका ब्रेक हो जाता है, ये आपका ब्रेक हो जाता है स्मॉलर न्यूक्लियाई के अंदर। ये बिग न्यूक्लियस है, तो बिग न्यूक्लियस में से दो स्मॉल न्यूक्लियाई निकले, N1 और N2। ठीक है जी, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फिजन। अच्छा, इसमें होता क्या है कि ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है। जब ये ब्रेक होता है ना, तो ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है। ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है, बहुत ज्यादा थर्मल एनर्जी रिलीज होती है जब भी किसी बड़े न्यूक्लियस को ब्रेक करते हैं स्मॉल न्यूक्लियाई के अंदर। और साथ के साथ बहुत सारे न्यूट्रॉन्स भी निकलते हैं। तो ये क्या करते हैं कि ये जो न्यूट्रॉन्स है ना, ये आपके रिमेनिंग जो मास होता है ना कैपिटल एन का, उसके अंदर फ्यूजन कॉज कर देते हैं, फिजन कॉज कर देते हैं। तो ये आपका चेन प्रोसेस चलता रहता है, इस तरीके से। अच्छा, अब इसमें हमने लिखना क्या है, व्हेन अ लार्ज न्यूक्लियस splits into smaller nuclei, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन। ठीक है, ठीक है जी। जब हम किसी छोटे बड़े न्यूक्लियस को ब्रेक करते हैं और उससे स्मॉलर न्यूक्लियाई प्रिपेयर होते हैं। अच्छा, अब दोनों की एप्लीकेशंस क्या है, न्यूक्लियर फ्यूजन कहाँ पे इस्तेमाल होता है, न्यूक्लियर फिजन कहाँ पे इस्तेमाल होता है। तो बेटा याद रखिएगा, फिजन जो है ना, फिजन यानी फिजन प्रोसेस, ये अर्थ पे हो सकता है, अर्थ पर होता है। ठीक है जी, ये अर्थ पे होता है। अच्छा, अब कैसे, इसका फायदा क्या है न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन का, अर्थ पे क्यों करवाते हैं इसको। देखिए, होता ये है कि हम जो है वो एक क्लोज एनवायरनमेंट में, बेटा बहुत गौर से सुनिएगा, हम लोग एक क्लोज एनवायरनमेंट में, बहुत ही क्लोज एनवायरनमेंट के अंदर, ये कोई न्यूक्लियर रिएक्टर है। ऐसा लग रहा होगा आपको कि कोई बोतल है, भाई बोतल नहीं है, ये कोई न्यूक्लियर रिएक्टर है। हम लोग क्या करते हैं
इस न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर, इस न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर एक प्रोसेस चला रहे होते हैं, उसका मतलब होता है क्या बेटा? देखिएगा जरा, हम इस रिएक्टर के अंदर, इस न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर एक प्रोसेस चला रहे होते हैं, वो होता है न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन। तो बेटा न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन जब हम इस न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर करवा रहे होते हैं ना, मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन इस्तेमाल कहाँ पे होता है हमारी डेली लाइफ में। तो न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन आप किसी न्यूक्लियर रिएक्टर यानी किसी क्लोज एनवायरनमेंट में कैरी करवाते हैं, तो अंदर का टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है, वेरी हाई टेम्परेचर। इनफैक्ट 1000 डिग्री सेल्सियस पे अंदर का टेम्परेचर पहुंच जाता है, वेरी हाई टेम्परेचर। यानी टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है जब न्यूक्लियर रिएक्टर में आप न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन करवाते हैं। आपने क्या किया, यहाँ से वाटर इन किया, आपने क्या किया, यहाँ से वाटर 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 इन किया, तो अंदर जब पानी जाएगा, और अंदर इतना हाई टेम्परेचर है, न्यूक्लियर फिजन जब होता है तो इस बड़ा न्यूक्लियस जब छोटे में ब्रेक होता है तो बहुत हीट रिलीज होती है। तो अब होगा क्या कि यहाँ से जो है वो पानी स्टीम बन के बाहर आ जाता है। बेटा पानी क्या है, स्टीम बन के बाहर आ जाता है, स्टीम। द वाटर विल बिकम स्टीम। अच्छा, स्टीम से मुझे क्या फायदा होता है? स्टीम से मैं चला लेता हूं स्टीम इंजन। स्टीम से क्या रन करते हैं? स्टीम इंजन रन करते हैं। सर स्टीम स्टीम इंजन से हम, जी हिबा। सर हम वाटर मॉलिक्यूल्स को तोड़ते हैं फिजन के जरिए। नहीं 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 नहीं, न्यूक्लियर फिजन तो अंदर ऑलरेडी चल रहा है। लेट सपोज, यूरेनियम की मदद से चल रहा है, ठीक है ना? तो न्यूक्लियर, अच्छा, जो एनर्जी रिलीज होती है न्यूक्लियर फिजन की वजह से, जैसे हीट एनर्जी, वो वाटर को कन्वर्ट करी होती है स्टीम में। स्टीम में, एग्जैक्टली एग्जैक्टली ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, हम ये लिखेंगे इसमें कि न्यूक्लियर रिएक्टर, इनसाइड ऑफ इट, inside of it nuclear fission takes place, और उसकी वजह से जो हीट निकलती है उससे पानी आपका स्टीम बनता है। स्टीम से हम स्टीम इंजन चलाते हैं, स्टीम इंजन से टरबाइन चलता है, और टरबाइन से हमारे पास जो है वो जनरेटर रन होता है, और जनरेटर से हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है। और जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो गई तो इलेक्ट्रिसिटी हम कंज्यूमर को भेज देते हैं, ट्रांसमिट कर देते हैं। वी ट्रांसमिट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग द ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर, बाय यूजिंग द ट्रांसफॉर्मर। So this is how we may utilize the nuclear fission process. न्यूक्लियर फिजन से हमने क्या किया, न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस करवाया, उससे न्यूक्लियर प्लांट का, न्यूक्लियर रिएक्टर का जो टेम्परेचर था बहुत हाई हो गया, जिसकी वजह से आपका वाटर स्टीम बना। स्टीम से हमने स्टीम इंजन रन किया, टरबाइन रन किया, और टरबाइन रन करने के बाद जनरेटर चलाया, उसी से इलेक्ट्रिसिटी बनाई और ट्रांसफार्मर के जरिए भेज दी। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन इस्तेमाल होता है। जी बेटा, अजान समझ आया आपको? हाइफा, थानिया, हिबा, मतीन, किरत, साद, उमैस, जुनैर। जी जुनैर, देखें बेटा, हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने सबसे पहले तो जो है वो न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन करवाया, कोई भी एलिमेंट ब्रेक किया जिससे बहुत हीट रिलीज हुई। और अब इस न्यूक्लियर रिएक्टर में हमने समंदर का कोई पानी जो है वो इन कर दिया ना। अब जैसे आपने उसमें पानी डाला न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर, तो वो अंदर का टेम्परेचर बहुत हाई था, तो पानी स्टीम बन गया। स्टीम बन के आपने उससे स्टीम इंजन चला लिया, स्टीम इंजन से आपका टरबाइन घूमने लगा, टरबाइन से जनरेटर का कॉइल घूमने लगा, उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो गई, और उसको हमने ट्रांसफार्मर के जरिए कंज्यूमर को बेच दिया, भेज दी वो इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है।
अच्छा, अब ये जो है हमारे पास जो फ्यूजन रिएक्शन है ना, देखिए क्लियर हो गई बात हमारे पास जुनैद? अच्छा, अब देखिए ये जो मैं फ्यूजन के अंदर लिख रहा हूं ना, ये आपने प्योर रट्टा मारना है, ये 4 मार्क्स का आता है पेपर 2 के अंदर। इसमें कुछ समझने से समझाने से कुछ नहीं होता, इसका रट्टा मारना पड़ेगा आपको। लो डेंसिटी, मैं उसका यूज बता रहा हूँ किसका, न्यूक्लियर फ्यूजन का। लो डेंसिटी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन न्यूक्लियाई, हाइड्रोजन न्यूक्लियाई कम क्लोजर टू, कम क्लोजर टू ईच अदर, ये स्पेस में हो रहा है सब कुछ ना। लो डेंसिटी हाइड्रोजन न्यूक्लियाई कम क्लोज टू ईच अदर ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी increases, kinetic energy increases and temperature, temperature reaches thousands of degrees Celsius, thousands of degrees Celsius. सर हाइड्रोजन, आप फ्यूजन दोबारा बता देंगे? हाइड्रोजन एटम मैं बता देता हूँ। हाइड्रोजन न्यूक्लियाई, हाइड्रोजन न्यूक्लियाई merge together, merge together to form helium, so stars are formed, stars are formed। अच्छा, इसका जो सवाल आता है ना वो ऐसे ही आता है, हाउ स्टार्स आर फॉर्म्ड, हाउ स्टार्स आर फॉर्म्ड। और ये सवाल जब आता है बच्चे को ये समझ नहीं आता है कौन से टॉपिक से आया है, ये 4 मार्क्स के लिए आता है। इसमें हमें ये बात लिखनी पड़ेगी और ये आपको याद ही करना पड़ेगा, इसको समझाने से भी समझ नहीं आती ये चीज। मैं थोड़ा बता देता हूँ। देखिए, फ्यूजन का मतलब होता है स्मॉल न्यूक्लियाई जब मर्ज होके बड़े न्यूक्लियस में कन्वर्ट होते हैं। तो अब होता क्या है कि स्पेस में जो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के न्यूक्लियाई होते हैं ना स्पेस के अंदर, जो स्टार के अंदर या आउटर स्पेस में जो हाइड्रोजन के आपके न्यूक्लियाई होते हैं, लो डेंसिटी हाइड्रोजन न्यूक्लियाई जो होते हैं, वो ऑटोमेटिकली एक दूसरे के करीब आने लग जाते हैं। ठीक है ना, अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। उसकी वजह से उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ना शुरू हो जाती है, और जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो वो मर्ज होते हैं, और मर्ज होकर एक हैवी न्यूक्लियस हीलियम में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, अब डेफिनेटली ये दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो ये इतनी आसानी से करीब आते नहीं है, तो दैट्स वाई ह्यूज अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी रिलीज होती है इनके करीब आने की वजह से। ठीक है बेटा, ये हमारे पास दोनों चीजें जो है ना, समझे कि फ्यूजन तो पूरा याद करने का है। लो डेंसिटी हाइड्रोजन न्यूक्लियाई कम क्लोज टू ईच अदर ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, और टेम्परेचर आपका बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन न्यूक्लियाई डिफ्यूज हो जाते हैं, हीलियम प्रोड्यूस हो जाता है, और दिस इज ऑल्सो द प्रोसेस ऑफ स्टार फॉर्मेशन। So what is the difference between nuclei and nucleus? देखिए बेटा, न्यूक्लियाई इज प्लूरल, न्यूक्लियाई इज प्लूरल ऑफ, प्लूरल ऑफ न्यूक्लियस। जैसे बुक होता है ना, बुक बुक्स, इसी तरह से न्यूक्लियाई न्यूक्लियस न्यूक्लियाई, तो ये सिंगुलर है, न्यूक्लियस सिंगुलर होता है और वो प्लूरल होता है, सिंगुलर है और ये तो प्लूरल है। सर जो हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन जो न्यूक्लियाई हैं, वो तो एलिमेंट भी तो है ना, तो लाइक नहीं 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 नहीं, वो हाइड्रोजन गैस क्यों नहीं बनाते? बिकॉज H2 होना चाहिए ना फिर। नहीं 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 नहीं, वो असल में न्यूक्लियाई मर्ज हो रहे हैं, नॉट एटम्स।
तो न्यूक्लियाई न्यूक्लियाई जब मर्ज होते हैं तो एक और न्यूक्लियाई फॉर्म होता है और वो हीलियम का न्यूक्लियाई है, ठीक है।